तो जीरो टॉलरेंस की नीति से आतंकियों का सफाया, भारत ने संकल्प लिया आतंकियों का अंत होना है। चलिए चर्चा कर लेते हैं। खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तारुफ कर लेती हूँ उनका, फिर चर्चा की शुरुआत। वी.के. श्रीवास्तव है, रिटायर्ड कर्नल है, और मेरे साथ वैद भूषण है जो कि यहाँ पे एक्स ACP हैं। हिमांशु सिंह है, रक्षा विशेषज्ञ। अमित शंकर हैं जो यहाँ पर राष्ट्रवादी विचारक हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि रक्षा विशेषज्ञ आपके पास आना चाहिए और ये जानना चाहिए, नहीं मुझे लगता है रिटायर्ड कर्नल में आपके पास, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई चल रही है, आतंकी सफाया को लेकर जो संकल्प लिया गया, उसके तहत आतंकियों को अब समझ जाना चाहिए कि आप जितने भी सक्रिय होंगे, आपका पैर वहीं तक महदूद है जहां तक आपको सपोर्ट मिल रहा है। उस सपोर्ट की भी काट भारत के पास है। वी.के. श्रीवास्तव जी, वी.के. श्रीवास्तव जी सुन पा रहे हैं? मैडम आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, बीच बीच में आवाज आपकी गायब क्या हो रही है। आप मेरा क्वेश्चन सुन पाए? जी नहीं मैडम, मैं आपका बिल्कुल सुन नहीं पाया। नहीं सुन पाए। मेरा कहना यह है कि सुरक्षा बलों ने यह संकल्प लिया है, भारत का संकल्प है आतंकवाद का अंत करना, और जो शोपियां और जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है कि जो भी आतंक के घुसने की या फिर घुसपैठ करने की या फिर कोई भी कायराना हरकत करने की कोशिश कर रहा है, सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई में कई आतंकी मुठभेड़ किए गए। इसका मतलब यह है कि भारत पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर आतंक के सफाई को लेकर यहाँ पर संकल्प ले चुकी है। मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। 1989 से इन्होंने ये हरकतें शुरू की हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से जानता है कि वो भारत से डायरेक्टली एक कन्फ्रंटेशन नहीं लड़ सकता। जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो कबायली अटैक हो 1947 से लेकर कारगिल की पहाड़ियों तक, उन्होंने मुंह की खाई है और वो हमसे लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसीलिए उन्होंने 2000 कट्स वाली बात की है, जिसमें उन्होंने जैसे धीमी आंच पे हम कोई सामान पकाते हैं कि चोट करते रहो, छोटे छोटे टुकड़ों में मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराओ, इनको हर तरह से नुकसान पहुंचाओ और सुरक्षा बलों को तंग करो। लेकिन इस बार उन्होंने जो हरकत की है 22 तारीख को, जो पहलगाम करेक्शन में जो उन्होंने हरकत की है, वो एक राइटिंग ऑन द वॉल हो गई है। और अब पाकिस्तान के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने ये बहुत साफ और दो टूक कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं होगा। हम केवल इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें मौका दो और फिर हम शायद आपको खत्म ही कर देंगे। और अगर ये सीज फायर नहीं होता, 2 या 3 दिन की बात और थी, शायद पाकिस्तान का नक्शा बदल चुका होता। अभी भी हमने उनका बहुत नुकसान किया है और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से पाकिस्तान उनके पास भागा है। तो भारत ने, चूंकि भारत हमारा देश जो एक ऐसा देश है जो हमेशा शांति की सोच लेके चलता है, उन्होंने इस बात को फिलहाल रोक दिया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है और मेरे ख्याल से जब तक एक आतंकवादी का हम सफाया नहीं कर देंगे, भारतीय सेना शांत नहीं बैठने वाली। बिल्कुल, आपने सीज फायर की बात की कि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर जो बात और सहमति हुई है, अगर वो एक दिन या फिर ज्यादा ये युद्ध चलता या फिर सीज फायर बाद में होता तो पाकिस्तान को भारी नुकसान और भी पहुंचता। मुझे लगता है मैं राष्ट्रवादी चिंतक के पास मुझे जाना चाहिए, जो यहाँ पर सीज फायर की बात बार बार विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा। कई ऐसे लोग हैं कि भारत ने बहुत जल्दबाजी कर दी सीज फायर को लेकर। आपकी चिंता यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि भारत ने आखिर ये कदम किस दृष्टिकोण से उठाया है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, आपके सुनने वालों को मेरा नमस्कार। और एक और सवाल, जब ऐसी स्थिति में देखते हैं कि अभी भी आतंकी कोशिश कर रहे हैं अपने नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए, आपके सुनने वालों को मेरा बहुत नमस्कार। और जैसा आपका प्रश्न है, ये प्रश्न हर एक आम हिंदुस्तानी के जो मस्तिष्क का प्रश्न है, और इस प्रश्न पे चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारे विश्व में हो रही है कि जो भारत सरकार ने जो सीज फायर का, पहली बात तो ये देखिए, सीज फायर जो शब्द है, ये शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री जयशंकर जी ने साफ कहा है कि हमने कोई सीज फायर की घोषणा नहीं की है, हमने युद्ध को थोड़े दिन तक के लिए स्थगित किया है।
पहली बात तो जो ये मिसकोट लोग कर रहे हैं कि सीज फायर हुआ है, सीज फायर हुआ है, कोई सीज फायर नहीं हुआ है। दूसरी बात, एक दूसरी और बहस चल रही है कि नहीं, ये भारत ने बहुत जल्दबाजी की और हमको और उसके अटैक करना चाहिए था, हमें पाकिस्तान पे और नुकसान इन्फ्लिक्ट करना चाहिए था। तो अभी क्या हुआ है ना कि देश में सभी लोग रक्षा विशेषज्ञ बन गए हैं। हर किसी के पास ज्ञान है कि हमें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, हमें रॉकेट छोड़ना चाहिए था, मिसाइल छोड़नी चाहिए थी, फलाने फलाने। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि सरकार के पास जो इनपुट है, जो इंटेल है, जो 360 डिग्री पर्सपेक्टिव है, वो हम में से किसी से कहीं ज्यादा है। उनके पास ऐसी तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं, ऐसे तमाम जी डेटा पॉइंट हैं जो मेरे और आपके पास नहीं हैं। और सरकार ने इन तमाम जानकारियों, इंटेल और डेटा पॉइंट को कंसिडर करने के बाद ही जो फैसला राष्ट्र हित में होगा, जो सबके हित में होगा, वो फैसला लिया होगा। तो हमें सरकार के इस फैसले के साथ अपने आप को अलाइन करना होगा, और जो हम सब रक्षा विशेषज्ञ बने घूम रहे हैं उस वाले अपने रोल पे जी विराम जी लगाना होगा। जहां तक ये सवाल है कि ये सब होने के बाद भी आज भी अगर जी कश्मीर में आतंकवादी घुसने का प्रयास कर रहे हैं, फौज उन्हें मार रही है, फौज के साथ मुठभेड़ हो रही है, तो एक सरकार हो या हम हो, हमें एक बात तो पहले से ही जी पता थी कि पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म इलाज तो एक ही है बस। और वो जब तक आप लॉन्ग टर्म इलाज पाकिस्तान का नहीं करेंगे, तब तक चाहे आप इनके साथ कुछ भी कर लें, ये मानने को तैयार नहीं होंगे। क्योंकि पाकिस्तान की का जो देश है उसे पाकिस्तान की सेना चलाती है, और सेना को जनता को अपने अधीन रखने का सिर्फ एक तरीका है, वो है वॉर वॉर वॉर। अगर वो जो फ्रंटल वॉर नहीं कर सकती है तो वो आतंकवाद के जरिए भारत में युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बना कर रखना चाहेगी, क्योंकि इसी के लिए उनको 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 जो फंडिंग मिलती है, और इसीलिए पाकिस्तान का एक आम आदमी है उनकी तरफ देखता भी है। तो जब तक पाकिस्तान में सैन्य शासन हटके एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार वहां नहीं आती है, जिसे ग्रोथ चाहिए, जिसे काम चाहिए, जिसे 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 जी पैसा चाहिए, तब तक ये जो पीठ पीछे वाली वॉर है ये कभी खत्म होगी नहीं। और मुझे जैसा लगता है कि आने वाले दिनों में हम भारत का एक और हमला पाकिस्तान पे हमें देखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ कहा है कि अगर कोई आतंकवादी घटना होती है या कोई बड़ी घटना अगर भारत में होती है तो उसका जवाब इस बार मुंह तोड़ दिया जाएगा। और आप देखिएगा जितने बार पाकिस्तान हिमाकत करने का प्रयास करेगा उतनी बार ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ कह दिया कि ट्रिपल टी के साथ यहाँ पर कुछ भी समझौता नहीं हो सकता। ट्रेड, टॉक, टेरर, ये तीन चीज महत्वपूर्ण रखी और कहा कि या फिर टेरर और या फिर ट्रेड, ओनली टॉक। टेरर को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। वेदभूषण जी, मैं आपके पास आऊंगी, इसके बाद रक्षा विशेषज्ञ से महत्वपूर्ण सवाल के साथ आऊंगी। वेदभूषण जी, जब यहाँ पर देखते हैं कि आतंकियों का सफाया लगातार हो रहा है, शोपिया हो या फिर पुलवामा जैसे एरिया में जो संवेदनशील एरिया, सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी के बीच आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, तो ऐसे में आतंकवादियों के संगठन को क्या संदेश मिलता है? देखिए, पहलगाम का जो मामला था उसमें हमारे इनोसेंट नागरिकों की मौत हुई थी, परंतु उसका इनडायरेक्ट उसका असर ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पूरा देश संगठित हो गया है। आप देखिए, बिजनेस वर्ग है चाहे सर्विस क्लास है, हर एक आदमी आज हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है। पहली बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिंदुस्तान में हुआ है कि बच्चा हर आदमी आज सरकार के साथ, हमारी फोर्सेस के साथ खड़ा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर दौरा करा, आदमपुर का उन्होंने दौरा किया। आज रक्षा मंत्री और एलजी साहब जो सिन्हा साहब हैं वो आज दौरा कर रहे हैं, अपने फौजियों से मिल रहे हैं। बीएसएफ का जवान जो चला गया था गलती से उनकी सीमा में, वो हमारा जवान वापिस आ गया है। पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। श्रीनगर, जहां पर कभी सोच भी नहीं सकते कि लोग तिरंगा लेकर चलेंगे, वहां पर कश्मीरी युवक
उस तमाम प्रोसेशन को लीड कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए टर्की, अजरबैजान जो उनके साथ खड़े हुए थे, किस तरह से 60% बुकिंग खत्म हो गई है उनकी। वहां पर टूरिज्म जीरो पर आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा हिंदुस्तानियों का वर्ग इन दोनों कंट्रीज में जाता है। हम जो मेरा संगठन जो आप पीछे देख रहे होंगे, दिल्ली पुलिस महासंघ, हम हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं। पिछली बार हम लोग मॉस्को में गए थे, इस बार हमारा विचार था टर्की के इस्तांबुल जाने में, परंतु हमने अपनी सारी बुकिंग्स कैंसिल कर दी हैं। अब हम टोक्यो जापान इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए जाएंगे। तो इस तरह एक एक आदमी के रूप में आप देखिए, ग्रेनाइट जो पत्थर टर्की से आता था, मैक्सिमम जितने बिजनेसमैन हैं राजस्थान के, उन्होंने तमाम ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया है। उसके अलावा बाकू जो अजरबैजान की राजधानी है, बाकू में जो टूरिस्ट जाते थे 80% बुकिंग कैंसिल कर दी है। तो जो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देगा उसको करारा जवाब हिंदुस्तान ने दिया है। और ये बहुत बड़ा एक बदलाव है कि किस तरह से हिंदुस्तान सब एक एक इंसान, एक एक वर्ग आज अपनी सरकार के साथ खड़ा है और अपने अपने सरकार पे विश्वास है कि सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो उनको एक करारा जवाब दिया, हमारा उद्देश्य केवल टेररिज्म को खत्म करना था, हमारी पाकिस्तान की मासूम जनता से लड़ाई नहीं थी। हालांकि उन्होंने बहुत ही घृणित काम किया कि पब्लिक के जो बॉर्डर एरियाज के थे उनके ऊपर छोटे मोटे शेल वेल गिराए, उनको बिल्डिंग टूट गई, छोटी मोटी कैजुअलिटीज हुई, परंतु एक पूरी दुनिया के अंदर मैसेज जरूर दिया हिंदुस्तान ने कि पूरा देश संगठित है, चाहे वो टर्की हो चाहे अजरबैजान हो, आपने निकाली कि दुनिया के सामने भारत ने ये साबित कर दिया कि चाहे व्यापार हो चाहे कूटनीतिक समझौता आतंकवादियों के साथ नहीं होगा। ये साफ कह दिया। ट्रंप यहां पर कहते हैं कि व्यापार का हवाला देके हमने युद्ध विराम कराया, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि यहां पर युद्ध विराम नहीं हुआ, युद्ध को रोका गया है। और युद्ध को रोकने का मतलब यह है कि एक चांस हमने आपको दिया है। हिमांशु जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगी, आतंकवादियों के पास लगातार आधुनिक हथियार कहां से आ रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है, और इसमें पाकिस्तान की कितनी भूमिका है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, मैं कोई वो तो हूं नहीं, आईबी या इंटेलिजेंस ब्यूरो मैं नहीं हूँ। जो आपके पैनलिस्ट कह रहे थे उनकी बात बिल्कुल सही है कि हर आदमी आज की तारीख में ऐसा विशेषज्ञ बना हुआ है कि मानो उसके साथ जानकारी, ये जानकारियां बहुत क्लासिफाइड होती हैं और हर आदमी को उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन कुछ चीजें जो पब्लिक डोमेन में हैं वो सीधी हैं कि भाई जो हथियार पाकिस्तान के पास आ रहे हैं उसको कौन भेज रहा है, बेच कौन रहा है उसको सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर दो लोग हैं, अमेरिका है और चाइना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज पाकिस्तान में है वो इन्हीं दो कंट्रीज का है। और मजेदार बात ये है, जहां बिल्कुल अगर सरकार के उच्च स्तर से कोई इसका स्पष्टीकरण आता तो ज्यादा अच्छा लगता कि वो व्यक्ति जो सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर है वही कह रहा है कि उसने युद्ध का सीज फायर करवाया है। मतलब हमारे सैनिकों का शौर्य बेकार है, हमारे सैनिकों का बलिदान बेकार है। एक व्यक्ति के कहे से दुनिया के हमारी फौजें रुक गई, और ये हमारे जो एक संप्रभुता पे भी हमला है, देश की सोवरेनिटी पे भी हमला है। हम एक सोवरेन देश हैं, यदि हमारे फैसले कहीं और लिए जाते हैं, हमारी निर्वाचित सरकार द्वारा नहीं लिए जाते हैं, किसी अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा लिए जाते हैं, तो ये हमारे लिए बेइज्जती की बात है, हमारी फौज के लिए बेइज्जती की बात है। आप अपनी बड़ाई चाहे कितने कर लीजिए, लेकिन इस बात पे तो एक बात अपने गिरबान में झांकिएगा और कहिएगा, उस व्यक्ति वो कल भी कह के आया है, उसने चौथी बार ये बात कही है। हम कहीं ये कह नहीं पा रहे हैं, जबकि हम वो राष्ट्र हैं। जब इंदिरा जी जैसी प्रधानमंत्री थी तो निक्सन साहब को कह दिया था, मोरारजी देसाई साहब ने तो खुलेआम जिमी कार्टर साहब को कह दिया था, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन को चंद्रशेखर जी की अल्पमत की सरकार थी, उन्होंने कह दिया था। मतलब हमारे देश में प्रजातंत्र की मजबूत वो रही है और मजबूत देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में एक व्यक्ति खुलेआम कह रहा है, और जो हथियारों की तिजारत करने वाले देश का अध्यक्ष है और उन लोगों को पहुंचाने वाला हथियार, अब यदि इतना ही प्रेम है उनका शांति से, और माफ करिएगा जो शब्दावली इस्तेमाल हुई है वो अपने आप में आपत्तिजनक है। वो शब्दावली ये है कि उसने धमकाया, व्यापार की बात करके, व्यापारिक हितों की या व्यापार के तोड़ने या चलाने की बात कह के उन दोनों देशों को धमकाया। और कल वो व्यक्ति जिसे आप घोषित करवाना चाह रहे हैं, जिनकी अदालत में आप ले जाकर के घोषित करवाना चाह रहे हैं उसे एक आतंकवादी देश, उसको वो कह रहा है कि उसने हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को एक ही पलड़े में रख दिया, और उसने कहा द ग्रेट नेशंस।
मतलब दोनों महान देश हैं उसकी नजरों में। ये सवाल ही नाजायज हो जाता है कि साहब हथियार आ कहां से रहे हैं, वो तो आज भी महान देश बता रहा है और हम उसी के अदालत में ले जाकर के फैसला चाह रहे हैं, या उसकी चौधर के फैसले को हम मान रहे हैं। यदि इसकी तरतीब भी महत्वपूर्ण होती है, यदि पहले सीज फायर हो गया होता, मैं कोई युद्ध का वो नहीं हूं समर्थक कि भाई युद्ध छोड़ हर बात पे युद्ध किया जाए, लेकिन देखिए ऐसी राजनीतिक कारणों से या विभिन्न कारणों से ट्रम्प की जो मध्यस्थता है, इससे यही कहा जाता है कि हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, हम देख लेंगे भाई, हम देख लेंगे हमें क्या करना है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हमने ना किसी की बात मानी, ना इसमें किसी की मध्यस्थता है, इसमें सिर्फ यही है कि आतंकवाद का खात्मा हमारी तरफ से हमेशा यहाँ पर चलता रहेगा। ये ऑपरेशन, ये सख्त संदेश भी दे दिया है। लेकिन इन सब के बीच जब आप अमेरिका की हथियार डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो अमेरिका खुद कह रहा है कि हम आतंकवादियों के देश को सपोर्ट नहीं करते, कोई भी आतंकवादी देश से नागरिक हमारे देश में एंट्री नहीं कर सकता। ये दोहरी नीति को हम कैसे समझे? मुझे लगता है इसका जवाब अमित शंकर जी देंगे। अमित शंकर जी, इसमें जो हमारे पूर्व पैनलिस्ट हिमांशु सिंह जी ने बात, थोड़ा लाउड बोलिए अमित जी, आवाज नहीं सुनाई देगी। मेरे पहले जो पैनलिस्ट हिमांशु सिंह जी ने बात की, मैं उनकी मैं हिमांशु सिंह जी की भावनाओं के साथ पूर्णतया सहमत हूं। और देश को, जो देश में ये जो भावना है जिसको हिमांशु सिंह जी ने इको किया, मैं उस भावना का भी सम्मान करता हूं। लेकिन ये जो भावनाओं का जो स्रोत है, जो सोर्स है कि उसने ये कहा और उसने ये कहा और उन्होंने नहीं कहा और उन्होंने क्यों कहा, ये सोर्स वेरीफाइड ये नहीं है। ये हम कहीं सुनी बातों पे हम अपनी भावनाओं को बल दे रहे हैं। कौन सी कहीं सुनी बातें? कि भाई ट्रंप ने कहा कि ये जो दो महान देश है, या जो चीज फायर हुआ वो जो मैंने कराया, ये ट्रंप का आज से प्रयास नहीं है। जब रूस और यूक्रेन के बीच में भी युद्ध चल रहा था या जो चल रहा है, उसमें भी ट्रंप ने घुस के मध्यस्थता करने का प्रयास किया था और उनके इस प्रयास को भी नकार दिया गया था। ट्रंप अपनी चौधराहट विश्व थोपने का प्रयास कर रहे हैं। अब भारत उनकी सीज फायर वाली बात का खंडन क्यों नहीं कर रहा है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे पता है और पूरे देश को पता है कि नरेंद्र मोदी जैसे सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली प्रधानमंत्री ने कुछ सोच समझ के ही उनकी बात का खंडन नहीं किया गया होगा। और अगर देश को इस समय किसी प्रधानमंत्री की आवश्यकता है तो वो नरेंद्र मोदी जैसे सूझबूझ वाले प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। और देश को युद्ध में झोंकना कोई समझदारी का कदम ना था, ना है, ना होगा। हम देख रहे हैं जो युद्ध हमारे जो बिल्कुल जी पड़ोस में चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में। अमित जी, 3 दिन की जो कार्रवाई थी वो युद्ध ही तो था। 3 दिन की जो जवाबी कार्रवाई थी वो आप क्या कहेंगे? युद्ध का आगाज था, वो युद्ध नहीं था, वो युद्ध का आगाज था। और जो हमने देखा वो तो आपके अकॉर्डिंग जो सीज फायर हुआ है वो सही हुआ? नहीं, मैंने आपके शो पे सबसे पहले यही कहा था कि सीज फायर शब्द का प्रयोग भारत सरकार ने कदापि नहीं किया है। हाँ। जयशंकर जी ने ये स्पष्ट किया है कि हमने कोई सीज फायर नहीं किया गया है। हाँ। थोड़े वक्त के लिए युद्ध को विराम दिया गया है और अगर जरूरत पड़ेगी हम फिर से मारेंगे। तो सीज फायर शब्द का तो प्रयोग सरकार ने किया है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। रक्षा विशेषज्ञ हिमांशु जी, आप कुछ बोल रहे थे, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। जी। एक तो वो उनके ऑफिशियली बयान है ट्रंप जी के, ये कोई कहीं सुनी बातें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसकी तरतीब महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि सीज फायर ये जो भी उसका है, सीज फायर तो है ही नहीं। जब युद्ध ही नहीं है तो सीज फायर नहीं है ना। वो हमने युद्ध कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया, इसे लिमिटेड कॉन्फ्रंटेशन कहते हैं। और लिमिटेड कॉन्फ्रंटेशन या स्कर्मिशेस जो होती हैं वो होती रहती। जब हम उड़ी में पोस्टेड थे या उस दौरान में थे, ये आम बात थी, ये कोई खास बात नहीं थी। इस तरीके की क्रॉस बॉर्डर जो चीजें होती हैं, स्कर्मिशेस होती रहती हैं। ना तो ये कंट्री एट वॉर होता है, अगर टेक्निकल भाषा में जाइएगा। अभी हम एट वॉर नहीं है, उसके बाकायदा वो होता है कंट्री एट वॉर। ये बात सही है।
लेकिन इसकी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तरतीब इसमें महत्वपूर्ण है कि भाई वो व्यक्ति प्राइवेट था ऐसी चीजों के कि आपके दो देशों जो कि स्थापित ये था 71 के बाद से कि द्विपक्षीय समझौता है, इसमें तीसरे व्यक्ति की मध्यस्थता चौधराहट की गुंजाइश नहीं है। तो हैव वी टेकन अ पॉलिसी शिफ्ट कि हमने किसी तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व किया? बैक चैनल जो भी चलते थे, मैं यहाँ ट्रंप जी की एक चीज के लिए जरूर मैं मुरीद हूं उनका कि कम से कम ये जो नकाब है, ये जो नकाब है जो ओढ़ा जाता था अंतरराष्ट्रीय, कि सुनो सबकी करो अपनी, या फिर सुनो सबकी करो अपनी नहीं है। तरकीब में पहले ट्रंप साहब ने घोषणा कर दी है, इसका मतलब वो प्राइवेट थे। सुनो सबकी करो अपनी नहीं होता है। और आपने इसमें क्या अभी क्या वो पकड़ लिए गए हैं? आप गए वहां करने, आप कह रहे हैं चलिए ठीक है, मैं तो उस बातों से, तमाम बातों से जो फौज की कार्रवाई है उससे 100% सहमत हूं। मैं वॉर का ना तो पक्षधर था ना मेरा ख्याल था, मैंने पहले दिन से आपके चैनल पे कहा कि कोई लड़ाई नहीं होने वाली है। ये लोकल स्कर्मिशेस होती हैं, लोकल कन्फ्रंटेशन, लिमिटेड कन्फ्रंटेशन होते हैं और इनके लिए कोई फुल फ्लेजेड वॉर की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपके रिकॉर्ड में होगा तो आप खुद देख लीजिएगा। मैंने पहले दिन से कहा, जब लोग यहाँ जो है लाहौर में बिरयानी की बात कर रहे थे, मैंने कहा कोई बिरयानी नहीं होने वाली, वो भी कहेंगे हम दिल्ली आ रहे हैं, हम कहेंगे हम लाहौर जा रहे हैं। ये बयानबाजियां लोक लुभावन चलती हैं। लेकिन इस बात के भी राजनीतिक लोग दोषी हैं जिन्होंने इस देश में युद्धोन्माद को बढ़ाया है। और उस देश के लिए माफी के साथ कह रहा हूं और बड़ी गम के साथ कह रहा हूं कि सर्वोच्च पद पे बैठे हुए सरकार के लोग दोषी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के पटल पे ये कहा कि हम जो है इसको ले लेंगे, उसको तोड़ देंगे, वहां घुस जाएंगे, यहाँ घुस जाएंगे। इस तरीके की गैर जिम्मेदार बयानबाजियां जो होती हैं वो लोगों में उन्माद पैदा करती हैं। और यही एक कारण है कि आम आदमी की भावनाओं को आपने इतना भड़का दिया। जो एक लिमिटेड कन्फ्रंटेशन था उसमें चली और आज इस देश को टीस है, आज इस देश को टीस है। हिमांशु जी ने आम आदमी की भावनाओं की बात की है जिस पर राजनीति हुई है। वीके श्रीवास्तव जी, जो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर चला है उसको लेकर और ऑपरेशन किलर जो चल रहा है उसको लेकर क्या लगता है आपको कि आतंकवाद का जो नेटवर्क है वो उसके स्थिति पर या फिर स्थायी पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? और उसका भी जवाब दीजिए जो यहाँ पर हिमांशु जी कह रहे हैं कि इतना ज्यादा आम व्यक्ति की भावनाओं के साथ यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बयानबाजी के थ्रू ठेस भी पहुंचाया और कहीं ना कहीं भावनाओं के साथ खेला भी गया। मैडम, आपका इस प्रश्न का सवाल मैं दो हिस्सों में दूंगा। पहला जो आपने पूछा ऑपरेशन सिंदूर और किलर की बात, बड़ी सिंपल पॉलिसी फॉलो कर रही है सेना, आइसोलेट एंड देन एनिलेट। यानी कि उसको आप, जैसे हम ऑपरेशन में जाते हैं तो जहां टेररिस्ट छिपे होते हैं, उनके हाइडआउट्स होते हैं या घरों में छिपते हैं, पहले उनको हम चारों तरफ से घेरते हैं, फिर अपने सिखाए हुए तरीके से उनको अलग थलग करके या तो उनको मार गिराते हैं या पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से हमने पाकिस्तान को भी एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है जहां पर हम उसको सबसे पहले आइसोलेट कर रहे हैं वर्ल्ड फोरम पे, चाहे इकोनॉमिकली हो चाहे पॉलिटिकली हो, और उसके बाद उसको घेर के हम खत्म करेंगे। मैं फिर दोहराता हूं कि सीज फायर नहीं हुआ है, जैसा कि बताया गया है, सीज फायर नहीं हुआ है। अमित शंकर जी ने भी बोला, बाकी पैनलिस्ट ने भी बोला, सीज फायर नहीं हुआ है। हम केवल वेट एंड वॉच का कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो हम इस बार नहीं रुकने वाले। रही बात कि ट्रंप साहब ने क्या बोला क्या नहीं बोला, बड़ा क्लियर है। हमारे प्रधानमंत्री के भाषण में उन्होंने कहीं भी ट्रंप का नाम नहीं लिया, जिसका वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच में सीज फायर कराया। उनकी भाषा ही बड़ी अलग तरह की है। कॉमन सेंस प्रिवेल। वीके श्रीवास्तव, ये भी ऐड कर लीजिए, कुछ का कहना है कि बहुत जल्दी इसको लेकर ब्रेक क्यों लगाया गया। अब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान आ गया था कि हम पीओके को भी अपने अंडर में ले सकते थे। ये विपक्ष का भी सवाल था, जब लेने का मौका आया तो भारत पीछे हट गया। मैडम, भारत पीछे नहीं हटा है। हाँ। ये एक सोची समझी रणनीति के मुताबिक काम चल रहा है। आपको पता है कि जिस दिन पहलगाम का अटैक हुआ था, हमारी रणनीति बनना वहीं से शुरू हो गई थी। और ये 15 दिनों की उस रणनीति और 47-48 जो डिबेट्स हुई हैं, करेक्शन, जो इनकी मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें एनएसए, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रधानाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री मिले हुए थे, शायद जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। वहां पर बहुत ही सीक्रेट तरीके से ये प्लान हुआ है। उसमें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी करके प्लान हुआ है, जिसमें कि अगर ये नहीं होता तो ये करेंगे, इसमें ये खतरा है, इसमें ये खतरा है। फाइनली उन्होंने इतने ऑल्टरनेटिव्स बनाए और प्रोग्राम, जो प्लान ए था, लास्ट मिनट पे चेंज हुआ है, 2 घंटे पहले लॉन्च होने से पहले।
तो ये ऐसी बात नहीं है कि हमने सोचे समझे जो है और ऐसे ही हम चले गए। लड़ाई लड़ना मैडम एक बहुत बड़ा सवाल होता है, बहुत बड़ा सवाल, बहुत सी तैयारियां होती हैं। 1971 की वॉर में उस तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जनरल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को बोला अटैक करो, उन्होंने मना कर दिया, बोला इस समय अगर हम करेंगे तो हम मारे जाएंगे। क्योंकि एक आर्मी का जो जनरल होता है उनको, हम फौजियों को पता होता है कि वॉर किस टाइम हमारे लिए फेवर में है, किस टाइम नहीं है। तो ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होती। ठीक है, देश उस समय उबल रहा था, लोगों के मन में, शायद मेरे मन में भी एक देशभक्त होने के नाते ये भावना थी कि हम इतना लेट क्यों कर रहे हैं, हमको तुरंत जाना चाहिए। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, मैंने पहले भी किसी पैनल पे बोला है, बॉर्डर करने के पार करने के बाद आप दुश्मन देश में चले जाते हैं। वहां पर आपको आपकी जितनी भी आपके साथ, आपके सामने जो भी चीजें आती हैं वो आपके खिलाफ होती हैं। दुश्मन अपने प्लेस ऑफ चूजिंग में और अपनी उस जगह में आपको ट्रैप कर सकता है। हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, डिफेंस प्रोडक्शन देखना होता है, फौजों को सस्टेन करना होता है। आज आर्मी जहां पहुंची है, हमारी सेनाएं जहां पहुंची हैं, उन्होंने वो पोस्चर मेंटेन कर लिया। हम केवल वेट कर रहे हैं अगले मूव का। जैसी ऑर्डर मिलेगा हम आगे बढ़ जाएंगे, हम पीछे हटे नहीं है। डिफेंस पोस्चर हमारा वैसे ही बना हुआ है। और जैसा कि भारत शांति का देश है, हमेशा शांति का संदेश देता हुआ आया है। और जिस धरती से महात्मा गांधी और कई महान पुरुष यहाँ पर निकले हैं, तो इससे भारत बहुत ज्यादा सीख भी ले चुका है और उस पर रद्द अमल भी करता रहा है। वेशभूषण जी, जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये क्या वाकई बहुत जरूरी था? क्योंकि राजनाथ सिंह जब श्रीनगर पहुंचे, उन्होंने कहा कि एक तरीके की कड़वाहट बढ़ गई थी, उसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज्यादा जरूरी था, जो भारत की तरफ से सेनाओं ने किया। तो इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया, और इसी के साथ अब जब सीज फायर को लेकर यहां पर सहमति बनी, तो वहां पर कश्मीर के कई ऐसे संवेदनशील एरिया है जहां पर अभी भी आतंकी सक्रिय हो रहे हैं। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए, क्या ये होना इस चीज का संकेत है कि एक बार फिर हमें कड़ा कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल, सरकार ने बहुत अच्छा और बड़ा सोच समझ के नीति के हिसाब से ये एक्शन लिया है। आपको याद होगा 370 धारा खत्म होने के बाद में पूरे J&K के अंदर लगभग पत्थरबाजी की जो घटना है, आर्मी के कॉन्वॉय के ऊपर, आर्मी ऑफिसर्स या पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर जो अटैक होते थे, वो करीब करीब 0 हो गए हैं। अब ये पहलगाम का जो एक छद्म रूप से जो हमारे इनोसेंट नागरिकों को मारा गया, ये आखिरी अटैक नहीं है, इसके बाद भी होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्थानीय लोगों की मदद होती है। अब उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनको धराशायी किया जा रहा है, उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। जहां तक अमेरिका का संबंध है, अमेरिका तो खुद आतंकवाद से परेशान रहा है। 9/11 का जो मेन एक्यूज था, एबटाबाद के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उसको घुसकर मार दिया। ये तमाम चीजें ना अमेरिका एकदम से डायरेक्ट है। हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे रशिया के अंदर, हमारे प्रधानमंत्री गए थे, हम शांति की बात करेंगे। यूक्रेन के जेलेंस्की से उन्होंने बात की। तो डिप्लोमेटिक चैनल्स की चीजें होती रहती हैं। इसमें ये नहीं कि अमेरिका ने बीच में जाके दोनों पार्टीज को बैठा के दोस्ती करा दी कि चलो भाई झगड़ा खत्म हो गया। ये उस तरह की पंचायत वाला फैसला नहीं था। ये DGMOs के लेवल पर टॉक्स हुई, बात हुई, और अभी भी होती हैं। कुछ पब्लिक डोमेन में होती है, कुछ चीजें नहीं होती हैं, कुछ चीजें कंसील की जाती है, कुछ चीजें प्रिविलेज डॉक्यूमेंट होते हैं। हर चीज को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता। परंतु चूंकि पब्लिक का एक परसेप्शन था कि वार होनी चाहिए, आर पार की होनी चाहिए, वो कह देना एक बहुत इमोशनल एक फीलिंग जुड़ी होती है और जरूरी भी है। परंतु उसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशन में बह के अपने आप को बर्बाद कर लें, सामने वाला बर्बाद हो या ना हो। तो जो पिछली बार हुई है, जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए गए थे, यस डिसीजन लिए गए थे, पर उस टाइम के हालात को आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसके पैमाने दूसरे हैं। उनका जो मिसेज गांधी या जवाहरलाल नेहरू या जो 4 बार हम लोगों ने पाकिस्तान से लड़ी हैं, उनके हालात दूसरे थे। वो आर पार की वार थी, ये वार नहीं थी। ये केवल एक ऑपरेशन था, जिस ऑपरेशन को हमने बहुत बढ़िया तरीके से सरंजाम दिया। उनके 4 बड़े बड़े एयरपोर्ट जो एयरबेस थे, उनको खत्म कर दिया। 9 जो बड़े ठिकाने थे, चाहे लश्कर के थे, चाहे जैश के थे, उनको तहस नहस कर दिया। उनके 100 से ऊपर ज्यादा टेररिस्ट या उनके रिश्तेदार या उनसे कनेक्टेड लोगों को मार दिया गया। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है। और फिर जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी तमाम चीजें वहीं के वहीं स्टेशनरी हैं। यदि कोई ऐसी दोबारा स्थिति आएगी तो उनका जवाब मुंहतोड़ तरीके से फिर हिंदुस्तान देगा। पर उसका मतलब यह नहीं कि हम पूरी दुनिया को इग्नोर करके और वार में उतर जाएं। अब यदि वार में उतरेंगे तो देखा 3 साल से जेलेंस्की और
यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं, उधर इजराइल जंग में जूझा हुआ है, क्या हम भी मतलब देख के भी अपने आप को बेवकूफ भी करें कि हम भी उसी तरह अपने आप को जंग में झोंक दें, बाद में रोते रहें कि जंग रुकेगी कैसे? हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा, हमारा मकसद कामयाब रहा, भारत सरकार कामयाब रही, हिंदुस्तान की जनता कामयाब रही, इसलिए आज पूरे देश के अंदर एक जश्न का माहौल बना हुआ है कि हमारा ऑपरेशन जो था सिंदूर कामयाब रहा। जगह जगह पूरे कश्मीर के अंदर तिरंगे की यात्राएं निकाली जा रही है, राजधानी के अंदर यात्रा निकाली जा रही है। दुनिया में इस बात का बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है, जैसा कि मैंने ये भी बताया आपको कि किस तरह से हम लोगों ने अजरबैजान और टर्की को इग्नोर कर दिया है। बहुत सा जो टूरिज्म है करीब करीब वहां जमीन पर आ जाएगा। चर्चा हो रही थी कि जो पाकिस्तान की स्थिति वो किसी से छुपी नहीं है, हालात क्या है और जिस तरीके से उसके फाइनेंशियली हालात हैं, वो आतंकवादियों को तो इतना सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसके बैक में कोई सपोर्टर है। हालांकि हम इसकी पुष्टि भी नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से हथियार मिले, उसके ब्रांड मिले हैं, तुर्की के ब्रांड, चाइना के ब्रांड, तो इससे एक बड़ा संकेत मिलता है कि उन देशों पर भी एक्शन लिया जाए भारत की तरफ से जो आतंकवादी देश को सपोर्ट करते हैं। हिमांशु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कश्मीर में आतंकियों का हमेशा आतंक रहा है, यह इतिहास है। कुछ सालों से सन्नाटा पसरा रहा, हालात सही रहे, पटरी पे जिंदगी आती रही, लेकिन अचानक पहलगाम में हुए हमले के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो इसके बाद ये आतंकियों को बड़ा संदेश जरूर मिल गया होगा कि अब तुम्हारे पैर पसारने हम नहीं देंगे। और अभी जब आतंकी लगातार चाहे शोपिया हो या फिर पुलवामा हो उस एरिया में मिले हैं, तो क्या आतंकियों की बौखलाहट है ये जिस तरीके से सुरक्षा बलों की कार्रवाई हो रही है? कि यहाँ हम एक चीज स्पष्ट करें, हाँ। जो कश्मीर के संबंध में पाकिस्तान की इक्वेशन है, वहां पाकिस्तान में उनका एक अंदरूनी सत्ता संघर्ष है, फौज बनाम डेमोक्रेटिक ताकतें। फौज को अपना वर्चस्व बनाना है, फौज के मुंह, वहां पाकिस्तानी फौज के मुंह खून लगा हुआ है सत्ता का। सौभाग्य से हिंदुस्तान में फौज के मुंह सत्ता का खून नहीं लगा है। सौभाग्य से हिंदुस्तान की फौज प्रजातंत्र में विश्वास करने वाली एक अनुशासित फौज है। पाकिस्तानी फौज के लिए बहुत ही आवश्यक है कि इस तरीके की कार्रवाई हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर में या कहीं होती रहे, जिससे पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज की पाकिस्तानी आवाम के बीच एक जरूरत और अहमियत बनी रहे। उनके लिए ये जो मैं पैनलिस्ट उनकी बात से सहमत हूं, और ये बात सरकार को भी समझनी चाहिए अतिवादी बातें करने से पहले, जैसी होती रही हैं, कि भाई ये आतंकवाद इन कारणों से चलेगा तो ये कोई अंतिम मौका नहीं होने वाला है। इससे पहले भी हुआ है सीज फायर, तथाकथित सीज फायर, उसके बाद भी 3 घंटे बाद फायरिंग किया है पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तानी फौज की अपनी जरूरत है अपना वर्चस्व बनाने के लिए, पाकिस्तानी आवाम में करने के लिए, तो वो इस तरीके की गतिविधि नहीं करेगा, इस बात की आपको कोई गारंटी नहीं है। वो भविष्य में भी करेगा, इस बात के लिए मानसिक तौर पे तैयार रहिए, अपनी तैयारी करके रखिए। इसमें एक अच्छी बात जो निकल के आई थी पहलगाम के बाद, वो ये था कि जब ये कार्रवाई हुई है तो जहां वैली में, कश्मीर घाटी में हम लोग पोस्टेड भी रहे हैं, वहां जहां पत्थरबाजी का भी जिक्र आया, इन कारणों का भी जिक्र आया, उसमें एक कारण यह है, प्रजातांत्रिक दमन का भी एक कारण है। यदि प्रजातांत्रिक सरकार वह रहती है तो लोगों को अपनी भावनाओं को वेंट आउट करने का मौका मिलता है। अब वहां अच्छी बात जो आई थी कि लोग, आवाम सड़कों पे निकल के आया, कश्मीरी जिसने आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की, वो आतंकवाद के खिलाफ नारे लगा रहे थे, चाहे वो हिंदुस्तान के प्रेम में लगा रहे हों, चाहे वो अपनी रोजी रोटी के लिए लगा रहे हों। लेकिन अगर कश्मीरी आवाम आया है, तो अगर कश्मीर हिंदुस्तान का, और अगर क्या है, कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, तो कश्मीरी हिंदुस्तान का देशवासी है, तो उसकी भावनाओं को समझते हुए, और खासकर ऐसे नाजुक मौके पे जब वो आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है रणनीतिक तौर पे भी और नैतिक तौर पे भी कि हम उसका हाथ थामे, जिससे आतंकवादियों की जो वहां जड़ है लोगों के बीच में, या कश्मीर में जो जड़ें हैं, वो खत्म हो, चूंकि बिना लोकल सपोर्ट खत्म किए हम आतंकवाद को खत्म नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। यही तो भारत के अंदर यही चीज है कि हमें आतंकवादियों का खात्मा करना है, ना कि मासूम लोगों को टारगेट किया जाए। और यही वजह है कि सीज़फायर को लेकर यहाँ पर सहमति बनी है, क्योंकि युद्ध किसी हाल में सही नहीं होता किसी भी देश के लिए। युद्ध का मतलब यह है कि बहुत ही ज्यादा नुकसान, जान माल का होना। यही वजह है कि जब ऑपरेशन दूर चला तो ठिकाने जो आतंकवाद के थे वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए। कहीं ना कहीं आतंकवादियों की कमर जरूर टूटी होगी। अमित शंकर जी,
अब यहाँ पर राजनाथ सिंह जब पहुंचते हैं श्रीनगर और उन एरिया में जहां पर संवेदनशील एरिया है और इसी के साथ जवानों से मुलाकात करते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है? मुस्कान जी, नेताओं के जाने से, चाहे वो जो प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, जो जवान हमारे जो खड़े हैं बॉर्डर पे, राज्य मनोबल तो जो बढ़ता ही है। और हमारे नेताओं के साथ साथ ये देशवासियों का भी कर्तव्य है कि जहां तक हो सके, जैसे भी हो सके, वो सेना और सेना के जवानों का मनोबल बनाने में अपना सहयोग करें। और इसके लिए सिर्फ मेरे जैसे आम नागरिक को एक काम करना है कि फालतू की बयानबाजी से और रक्षा विशेषज्ञ बनने से बचें। ठीक है, वाकई ये बात सही है कि फालतू की बातों से कुछ नहीं होता, भ्रम फैलता है। और इसके साथ वीके श्रीवास्तव जी, 10 सेकंड आपका रिएक्शन कि इस स्थिति में जब आतंकी सक्रिय हो रहे हैं और ऑपरेशन केलर चलाया जा रहा है और ऐसे में राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है वो पहुंचते जवान के बीच, तो कितना महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब यहाँ पर राजनाथ सिंह कहते हैं कि हर सेनाओं को वो सुविधा दी जाएगी जो उन्हें चाहिए, आधुनिक हथियार से लेकर हर व्यवस्था तक। तो इस लिहाज से आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैडम, एक चीज कहना चाहूंगा कि हम कितना भी आधुनिक हथियार ले लें, लेकिन जैसे कहते हैं कि इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन, मतलब उस चीज को ऑपरेट करने वाला जो बंदा है वो इंसान है। तो यहाँ पर हम जवान की बात कर रहे हैं। अगर जवान का मनोबल नहीं रहा ठीक, जैसे आपने पहले भी देखा कि पाकिस्तानियों ने इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले अपने पोस्ट से झंडे निकाल लिए, पोस्ट छोड़ के भाग गए। कारगिल में भी उन्होंने वही किया। तो जब जवान का मनोबल कम होगा वो लड़ नहीं सकता। राजनाथ सिंह जी या हमारे जो नेता हैं या हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे आर्मी के जो टॉप जनरल्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, जब ये जाते हैं मोर्चे पे, जवानों को संबोधित करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उनका मनोबल बहुत ऊंचा होता है, बहुत फर्क पड़ता है। मनोबल ही की तो बात है कि जब यहाँ पर सरहद पे खड़े होकर हमारी जान की सुरक्षा कर रहे हैं और अपनी जान की परवाह किए बने परिवार के बारे में भी नहीं सोचते वेदभूषण जी, तो ऐसे में उन सेनाओं के लिए कितने हौसला अफजाई की जरूरत होती है? देखिए, जरूरी है नेताओं खास तौर से अपनी जवान पर अंकुश लगाएं, जो बोलें सोच समझकर बोलें। जिस तरह से सोफिया कुरैशी जो हमारी बहादुर एक ऑफिसर है, उन्होंने जिस तरह से डे टू डे ब्रीफिंग की, उसके बाद में एक घटिया किस्म के नेता ने उजूल फजूल बयान दिए, उस वजह से उनके खिलाफ FIR हुई है। ऐसे नेताओं की मजम्मत कराना जरूरी है क्योंकि वो देश का अपमान करते हैं। इस तरह की, चाहे वो महिला हो चाहे हमारी आर्मी हो, जिस तरह से उनको जवाब दिया गया है, अदालत ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो जरूरी है कि चाहे पहलगाम से पहले, बाद में या ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो भी स्थितियां बने, उस पर इस तरह की टिप्पणियां ना की जाएं बिना सोचे समझे, या देश के हित में जो चीज ना हो वो इस तरह के लोग बयानबाजी ना करें। हमारे जो आम आदमी है उसका भी सम्मान को ठेस पहुंचती है, हमारी तमाम जो सेनाएं हैं उनको ठेस पहुंचती है। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत नाजुक समय है। ऐसे समय के अंदर इस तरह की टिप्पणियां या इस तरह की भाषणबाजी, या कोई जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है वो भी विशेषज्ञ की तरह ना बोले। कोई भी ऐसा बयान ना हो जिससे ठेस पहुंचे देश की संप्रभुता को और एकता को, अखंडता को। हिमांशु जी, आपकी प्रतिक्रिया, जब भारत लेता है प्रण और कहता है कि अब आतंकवादियों का अंत, तो भारत किस पोजीशन पे जाकर बैठता है? जी, मैं पहले तो सहमति व्यक्त करना चाहूंगा अपने साथी पैनलिस्ट से कि ये जो राजनीतिक लोगों की अनर्गल गैर जिम्मेदार बयानबाजियां हैं, इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जिसने उस महिला अधिकारी की सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अनर्गल बयानबाजी की है, मेरे विचार से उस पर सख्त कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। और ये स्वागत करता हूं मैं हाईकोर्ट के जस्टिस साहब का, जिन्होंने उसका स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई की बात की है। अब सरकार को तत्काल प्रभाव से एक तो उस गैर जिम्मेदार आदमी को, नमूना आदमी है, उसे बर्खास्त करना चाहिए। ऐसा आदमी मंत्री ही कैसे बन गया, मुझे आश्चर्य है। एक बात है ना। और दूसरा ये कि भाई अनावश्यक जो फौजी मामलात हैं वो सीरियस मामलात होते हैं और संवेदनशील मामलात होते हैं। हर व्यक्ति से उसकी सूचना साझा नहीं की जा सकती है और न करने की आवश्यकता है।
अतः उसे उन्हीं लोगों इंसान तक सीमित समझदार है रखा किसको जाए। कहां पर बोलना है, लेकिन कुछ ऐसी जबान है जो ठहरती नहीं है राजनीति के पीछे, और यही वजह है कि वो अपने पार्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं और देश को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वक्त मेरे पास सर इतना ही है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ वीके श्रीवास्तव जी थे और वेद भूषण जी और हिमांशु जी से, अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देते हुए अपने विचार हमसे साझा किए हैं।